स्टार्ट करते हैं। हम लोग थे जर्नल एंट्रीज के ऊपर, और आप लोगों ने आज का होमवर्क नहीं भेजा बच्चों। सर आपने हमने दिया ही तो नहीं दिया है। नहीं था। बेटा दिया था। तुम लोग ना आपस में बात करके ना ये मत कह दिया करो कि जो है सर जो है आपने होमवर्क दिया ही नहीं था, पहले लगता है बात सर कर हाँ लेते। सर, नहीं नहीं दिया दिया था। था। आपने क्या दिया था ये बताइए। मैंने दिया था, कल एक क्वेश्चन डिस्कस करवाया था, मैंने उसकी एंट्रीज नहीं करवाई थी, मैंने कहा था ये अच्छा सर होमवर्क है। वो तो मैंने कर लिया। वो तो सर मैंने उसी टाइम कर लिया था। हाँ मैंने भी कर लिया था उसी टाइम। पिक भेजो जरा। भेज रहे। अभी भेज दे रहा हूँ। ये आपने बताई नहीं थी होमवर्क के। कौन सा था क्वेश्चन नंबर 25? 25। भेजो पिक। भेज रहा। हाँ। इधर। सर भेज दिया। सही है सर। ठीक है। ठीक है। अब देखिए 26 वाला क्वेश्चन और डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। फिर जो है 27 वाला करेंगे, 28 वाला आपके लिए होमवर्क हो जाएगा, और 29 वाला करवाऊंगा फिर मैं। 29 वाला थोड़ा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, नए टाइप का क्वेश्चन है। ठीक ठीक है। है। मानस आ गए। यस सर। हाँ तो क्वेश्चन नंबर 26 डिस्कस करते हैं। हाँ परचेस्ड गुड्स for 25,000 for cash and paid 2,000 for carriage on these goods। तो इसकी जनरल एंट्री बता दो मानस क्या होगी। परचेज करें गुड्स। परचेज अकाउंट डेबिट। जी। कैरेज आउटवर्ड्स इनवर्ट, डेबिट। कैरेज इनवर्ट्स। हाँ इनवर्ट्स डेबिट। हाँ टू ठीक है। कैश अकाउंट। टू कैश अकाउंट कैश एंड अकाउंट। अमाउंट विल बी 25,200। ठीक है। हाँ हाँ। आकर्ष आ गई एंट्री। हाँ सर। अब एक बात बताओ, इसके अंदर हम लोगों ने 25,200 सीधे सीधे परचेजेस के अंदर क्यों नहीं दिखाया। कौन बताएगा? आकर्ष बताएगा कि हमने सीधे सीधे 25,200 क्यों नहीं दिखाया। सर मैं तो सीधे सीधे समझे दिखाने को। बेटा जनरल एंट्री जो मानस ने बोली है वो ये सर बोली है। मेरे को लगा इसने ये बोली कि परचेज अकाउंट टू कैश अकाउंट, सीधे सीधे बोल दी। जर्नल एंट्री होगी, अभी मैंने पूछा था आ गया तो तुम कह रहे हो सर आ गया। सर मेरे को लगा यही बोली होगी यही। परचेज अकाउंट डेबिट, फिर बाद में क्या था, कैरेज अकाउंट। इनवर्ट्स। इनवर्ट्स अकाउंट डेबिट टू कैश कैश। अकाउंट, और अमाउंट हो जाएगी तुम्हारी 25,000 ऊपर, 200 इधर, और 25 200 इधर, ये होगी एंट्री। मैंने ये बताया था ये आपका होता है इन द केस ऑफ जो है परचेज अकाउंट ही होता है, उसका एक रीजन था क्यों होता है। आप मानस तुम बताओ क्यों होता है क्या सर? कि कैरेज इनवर्ट अलग से क्यों लिखा, सीधे सीधे 25,200 के नाम पे परचेजेस क्यों नहीं लिखे। सर क्योंकि वो गुड्स का कोई पार्ट है ना, वो तो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लग रहे हैं लाने के लिए अलग से। अच्छा, ऑन दी अदर हैंड अगर सेम हमारे साथ होता है कि अगर हम कोई मशीनरी खरीदते हैं तो फिर हम जो है इसके अंदर जोड़ देते हैं, अगर ये परचेज या बिल्डिंग होता या मशीनरी होता तो हम सीधे 25,200 लिख देते। वाई वॉज दैट सो।
नहीं, मशीनरी में वो थोड़ी ना होता है। वो तो इंस्टॉलेशन चार्जेस वार्जेस होते हैं बस। कैरेज भी होता है उसके अंदर, अगर कैरेज भी है तो कैरेज भी आप मशीनरी की कॉस्ट के अंदर इंक्लूड करते हो। सर क्योंकि ये फिक्स्ड एसेट नहीं है। फिक्स्ड एसेट नहीं है, राइट। और ये हमारा एक रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर है, इसलिए बेसिकली कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर क्या होता है, हम जो है टोटल जो कैपिटल एसेट जो हम फिक्स्ड एसेट खरीद रहे हैं उसकी कॉस्ट के अंदर जोड़ देते हैं। ऑन दी अदर हैंड इफ वी आर परचेजिंग अ रेवेन्यू आइटम और वी आर डूइंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो हम इसके अंदर जो है इंक्लूड करके दिखाते हैं। हम्म। ठीक है, आकाश समझ में आया? हाँ सर। सर अगर कैश आउटवर्ड कब लिखेंगे फिर? है कैरेज आउटवर्ड तो हम सेल्स के टाइम पे लिखते हैं। ठीक है, हाँ। सर एक चीज पूछनी थी। बोलिए। सर एसेट कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के, राइट। करंट और नॉन करंट। जी, वो फिक्स्ड एसेट वो करंट में आते हैं ना? देखो एसेट दो टाइप के, करंट नॉन करेंट। और नॉन करंट। जो नॉन करंट एसेट्स हैं उन्हीं का दूसरा नाम है फिक्स्ड एसेट्स। हाँ। और फिक्स्ड एसेट को आगे और क्लासिफाई कर दिया है, टेंजिबल और इंटेंजिबल। राइट, फिक्स्ड एसेट्स फिर दो टाइप के हैं, एक है टेंजिबल जिसको हम देख सकते हैं, और एक होते हैं इंटेंजिबल। तो एक बार और इंटेंजिबल को एग्जांपल दे दीजिए। टेंजिबल वो गुडविल। होते हैं जिनका एक प्रॉपर फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, जैसे हमारा बिल्डिंग खरीदते हैं हम, प्लांट हाँ। मशीनरी खरीदते हैं, राइट, हाँ। कार खरीदते हैं, वो सारी फिक्स्ड एसेट के अंदर जाती है जो टेंजिबल वाली है। इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर आती हैं वो एसेट्स जिनका एक फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। इसके अंदर बेसिकली क्या आती है, गुडविल या फिर रॉयल्टी या फिर आते हैं पेटेंट्स। ये पेटेंट्स क्या होते हैं? भूल गया। पेटेंट्स क्या होते हैं मैंने पहले ही बताया था, एक बार फिर समझ लो। पेटेंट का मतलब होता है कि कोई चीज जिसके ऊपर हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट करा है, राइट। हाँ। अब जो है हमने मान लीजिए जैसे कोरोना वैक्सीन का मैं एग्जांपल दिया था, मैंने जब ये समझाया था हाँ कि याद आ गया, याद आ हमने जो है एक वैक्सीन एक बनाई, राइट। अब जो है उसका जो मैन्युफैक्चरिंग का जो तरीका है उसके ऊपर हमने रिसर्च करी थी। अब कोई और पर्सन बस जो सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन की कॉम्पोजिशन देखकर हमारा जितनी करी हुई रिसर्च है उसको बेकार ना कर दे, इसलिए हमने क्या करा, उसके ऊपर पेटेंट करवा लिया। मीन्स गया। एनी वन एल्स कैन नॉट हैव द सेम कॉम्पोजिशन ऑफ एनी अदर वैक्सीन विदाउट द परमिशन ऑफ द अथॉरिटी, राइट। कि जो है हाँ। कोई और पर्सन जो है उस वैक्सीन की कॉपी नहीं कर सकता है कि सीधे सीधे वही कंपोजिशन देखकर उसने फिर से वही कंपोजिशन की वैक्सीन बना के रख दी, तो जो है उसके ऊपर जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जो करा हुआ खर्चा है वो उस कंपनी का खराब चले जाएगा, इसलिए वो लोग क्या करवा लेते हैं, उसके ऊपर पेटेंट करवा लेते हैं, राइट। जैसे तो एग्जाम्पल सर देता हूँ, कॉपीराइट क्या होता है? है कॉपीराइट क्या होता कॉपीराइट। है कि जो है अलग अलग चीज़ों पर अलग अलग टर्म्स यूज होते हैं। पेटेंट का मतलब होता है कि जो है कोई भी चीज़, जैसे अगर कोको कोला का फ्लेवर है, कोको कोला का फ्लेवर की कॉम्पोजिशन आप कॉपी नहीं कर सकते हो, राइट, वो पेटेंट होता है। सर जैसे कॉपीराइट का मतलब होता है, कॉपीराइट का मतलब होता है कि जब आप सेम नेम ना यूज कर सको, उस नेम के ऊपर कॉपीराइट होता है, टाइटल के ऊपर, ठीक है। जैसे जो है कल मैंने जो है एक अपना बिजनेस स्टार्ट किया और मैंने उसका नाम लिख लिया रिलायंस इंडस्ट्रीज, तो नहीं हो सकता है, ठीक है, वो कॉपीराइट है उनका, ठीक है। एक चीज होती है, आपने देखा होगा टीएम लिखा होता है, वो होता है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क के ट्रेडमार्क। अंदर भी क्या होता है कि अगर किसी कंपनी का कोई ट्रेडमार्क है, जैसे जो है हिंदुस्तान यूनिलीवर है, हिंदुस्तान यूनिलीवर का एक जो है ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड एक नेम है, ब्रांड नेम है जो है कोलगेट, राइट। तो कोई और कंपनी कोलगेट का नाम से टूथ जो है वो प्रोडक्ट नहीं बेच सकती है, ठीक है। ठीक है सर। हाँ सर एक चीज और पूछनी थी। हाँ, पूछो पूछो, कोई बात रेवेन्यू और एक्सपेंस में क्या डिफरेंस है? नहीं है। रेवेन्यू और एक्सपेंस में। रिसिप्ट और देखो, मैंने जब स्टार्टिंग में बताया था तो हमारे आइटम दो टाइप के होते हैं, कैपिटल नेचर के और रेवेन्यू नेचर के, राइट। हाँ। कैपिटल मतलब वो आइटम्स जो डेली होते हैं, वो जो कभी कभी होते हैं, ओकेजनली होते हैं, और रेवेन्यू मतलब वो आइटम्स जो डेली बेसिस पर होते हम्म। हैं। बट कई बार क्या होता है बिजनेस के अंदर, हम लोग जो हमारी रिसिप्ट्स हैं उनको भी रेवेन्यू बोल देते हैं, उसको भी क्या कह देते हैं,
रेवेन्यू कह देते हैं। जो रिसिप्ट्स हैं, रिसिप्ट्स को भी कई बार रेवेन्यू के नाम से कह देते हैं। जैसे गवर्नमेंट के, जब हम बात करते हैं गवर्नमेंट के बजट की, आप जो है अगले साल पढ़ोगे, तो उसमें क्या होता है, जब हम बात करते हैं गवर्नमेंट रेवेन्यू की, मतलब उसका मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट ने कितना जो है इनकम कमाई। ठीक है, तो रेवेन्यू का मतलब वो हो जाता है, अगर आप रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के रिस्पेक्ट में पूछ रहे हो मानस, तो रेवेन्यू का मतलब क्या है, रिसिप्ट है, और एक्सपेंडिचर का मतलब तो आपको पता ही है। नहीं, रेवेन्यू और एक्सपेंस, हाँ मतलब एक। ठीक है, रेवेन्यू नहीं, मतलब इसे रिसिप्ट है। रेवेन्यू की डेफिनेशन क्या होती है? देखिए, रेवेन्यू का मतलब यही होता है दैट द अमाउंट रिसीव्ड बाय एनी ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज नोन एज रेवेन्यू। ओके, ठीक है। ठीक है। अब आते हैं जर्नल एंट्रीज के ऊपर। हम लोग थे 26। 26 पे। तुमको ये समझ में आ गई थी ना एंट्री, आकर्ष? हाँ सर। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के सेकंड पॉइंट पे। परचेज गुड्स फॉर 40,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम सुधीर एंड पेड 500 फॉर कैरेज ऑन दीज गुड्स। आकर्ष, एंट्री बताओ क्या होगी? इसमें भी सर कैरेज अलग ही लेंगे। पूरी एंट्री बताओ, ऐसे तरीके से बताओ पूरी एंट्री। बता रहा होगी परचेज अकाउंट, हाँ और इसमें कैरेज इनवर्ड अकाउंट हाँ, टू गुड्स अकाउंट। गुड्स। मतलब नहीं, एक मिनट, क्या थी, टू सुधीर। अमाउंट कितनी हो जाएगी? 40,500। 40,000 और परचेज पे, और 500 40,500 कैरेज पे। और 500। 40,500। नेक्स्ट, परचेज मशीनरी सर, फॉर। हाँ बोलो। सर टू कैश अकाउंट नहीं आएगा फिर? यहाँ पे ऑन क्रेडिट लिखा हुआ है ना। हाँ तो सर वो कैरेज अमाउंट तो हमने पेड करा ही होगा। कैरेज का भी हो सकता है कि हमने नहीं दिया हो पैसा। अगर इन्फॉर्मेशन साफ साफ देता कि जो है हमने 500 रुपये कैश के अंदर पे किया है, वैसे दे रखा है पेड 500 फॉर कैरेज। चलिए अलग से लिख लेते हैं। सही कह रहे हो, पेड लिखा हुआ तो है। तो टू कैश अकाउंट 500। ठीक है, नेक्स्ट। सर पर कैश तो नहीं लिखा ना, बस इतना लिखा है पेड ₹500 फॉर कैश ऑन दीज गुड्स। तो क्या उसको पेटीएम करोगे? वैसे तो दोगे कैश के थ्रू 500 रुपये, और कैसे दोगे बताओ? या बैंक लिख देते हम। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ सुधीर के अकाउंट में थोड़ा चढ़ा दोगे। कैरेज इनवर्ट तो जो है उस रिक्शे वाले का खर्चा है, जो रिक्शे वाला लेकर आया हमारे पास। हाँ ठीक है, ठीक है। ठीक है, हाँ उसको सुधीर से क्या मतलब है? परचेज मशीनरी फॉर 20,000 एंड स्पेंड 500 ऑन इट्स कैरेज एंड 300 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। मानस की एंट्री बताओ क्या हो जाएगी? मशीनरी अकाउंट डेबिट हम्म, टू कैश अकाउंट। राइट। अमाउंट बताओ। 20,800। हम्म। ठीक है, परफेक्ट, 20,800, गुड। नेक्स्ट एंट्री क्या है? परचेज गुड्स फ्रॉम अनिल फॉर 15,000। ये वाली एंट्री मैं पूछनी है तुम लोगों से, बहुत आसान है। परचेज अकाउंट डेबिट टू अनिल अकाउंट, अन्य अकाउंट। राइट। तो ये वाली एंट्री नहीं पूछ रहा मैं, पूछूंगा अगली वाली एंट्री। आकर्ष बताओ इसकी अगली एंट्री बारी एंट्री। सोल्ड 1/3 ऑफ द अबव गुड्स, मतलब सब 15,000 में से 1/3 बेच दिए। हाँ, अपना प्रॉफिट 20% ऑन कॉस्ट। एक सेकेंड। अमाउंट बताओ मेरे को। हाँ वही बता रहा हूँ, एक मिनट। 15,000 5,000 पे 20% प्रॉफिट, तो 1,000 हो गया सर। 6,000 प्रॉफिट ठीक है, मतलब। 6,000 प्रॉफिट नहीं, सेल्स बेटा। हाँ मतलब वही। वही नहीं है, डिफरेंस है। 6,000 रुपये, ठीक है। गुड्स कॉस्टिंग 12,000 सोल्ड टू मिस्टर एक्स, issued invoice at 25%
above cost less 10% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, ये वाला ये वाली एंट्री मैं बता दे रहा हूँ, तुम लोग शायद कर ही लोगे ये वाली। अब देखो हमने मिस्टर एक्स को गुड्स बेचे हैं और जो है इसके अंदर हम लोग क्रेडिट ही मानेंगे क्योंकि कैश का कहीं पे जिक्र नहीं है। तो मिस्टर एक्स डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब प्रॉब्लम आती है कि इसका वो कितना हो जाएगा, सेल का कॉस्ट, मतलब सेल का सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा। तो देखो 12% है और 25% अबव कॉस्ट, मीन्स 25% का प्रॉफिट है हमारा। तो 12,000 पे पहले 25% जोड़ दो, है ना। तो 12,000 25%। हाँ 12,000 प्लस 25% तुम्हारा हो जाता है 15,000 रुपये। हाँ ठीक है, अब इस 15,000 पे तुमने 10% टीडी काट दिया, 10% ट्रेड डिस्काउंट काट दिया, मतलब 1500 माइनस कर दो तो 1500 कितना हो जाएगा 13,500। 13,500। तो जो है यहाँ पर आ गया 13,500। एंट्री समझ में आ गई होगी आई होप, ठीक है, अमाउंट भी आ गई होगी। हाँ, कोई डाउट हो पूछ सकते हो, कोई डाउट नहीं नहीं। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं। प्रोवाइड 20% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कॉस्टिंग 10,000। आकर्ष एंट्री बताओ इस वाले की। एक सेकंड, कौन सा ये रहा, प्रोवाइड 20% डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन अकाउंट। हाँ और इसके बाद बता रहा, टू फर्नीचर अकाउंट। ठीक है, अब अमाउंट बताइए। तो 10,000 पे 20%, तो भी 2,000। 2,000 की 8,000? 8,000, मतलब वो काट रहा हूँ, 8,000। 8,000 हाँ मानस नहीं नहीं सर, उल्टा 2,000। बोल दिया। है, 2,000 आएगी, 2। 2,000। कंफर्म हो जाओ पहले आकर्ष। हाँ हाँ। ठीक है 2,000। तो यहाँ पे हो जाएगा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर फर्नीचर अकाउंट। अकाउंट और 2,000 और ये भी 2,000। गिव एस चैरिटी कैश फॉर 500 एंड गुड्स फॉर 2,000। बताओ, छोड़ो मैं ही कर दे रहा हूँ। चैरिटी अकाउंट डेबिट, टू कैश एंड परचेज। राइट, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और टू परचेजेस अकाउंट। अमाउंट बताना कितनी, 500 और 2,000? 2,500। हाँ 25। 2,500, 500 और 500 2,000। और 2,000। अब तो मतलब जनरल एंट्री समझ में आ रही होंगी ना, कोई डाउट तो नहीं है ना। नहीं। ठीक है, रिसीव्ड अ वीपीपी फ्रॉम मोहनलाल फॉर 25,000, सेंट अ पियोन टू कलेक्ट इट, हु पेड 200 एज कार्टेज। अब ये वीपीपी क्या है, हैं बताओ वीपीपी क्या है। VP नहीं पता। नहीं पता, ना। वैल्यू पेएबल पोस्ट, अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। वीपीपी इज वैल्यू पेएबल पोस्ट। अब ये क्या है, देखिए आप लोगों को ट्रांसपोर्ट का थोड़ा बहुत सिस्टम पता है कि ट्रांसपोर्ट से कैसे सामान आता है, हाँ या ना, हाँ। है हाँ यस सर। कैसे आता है। बस से। अरे भगवान, अच्छा वो ट्रक ट्रक नहीं बोला या फिर जो वो नहीं बोला, बोल कैसे आता है, बस से आता है। अच्छा, और सिस्टम क्या होता है, मतलब ट्रांजैक्शन कैसे होते हैं पता है, नहीं। हैं देखो क्या होता है, जो ट्रांसपोर्ट से जब हमारा सामान एक ट्रक के ऊपर लादा जाता है, तो जो पर्सन के साथ हम डील करते हैं, है ना, जैसे जो है हमारी एक पार्टी है जो दिल्ली में है और दिल्ली में हमने उसे सामान मंगवाया, हम्म
तो जब वो सामान लोड करवा देगा तो जो है जिस भी ट्रांसपोर्ट पे लोड करवाएगा, तो ट्रांसपोर्ट वाला क्या करता है, एक पेपर देता है जिसके ऊपर लिखा हुआ होता है कि ये सामान किसके लिए है, राइट, और किस शहर में जाएगा। फिर वो क्या करता है, वहां से एक उसकी फोटो खींच के हमारे पास दे देता है, ठीक है। और इस डॉक्यूमेंट को कहते हैं, अगर आपने सुना ना हो तो इस डॉक्यूमेंट को कहते हैं बिल्टी, BULTY, ठीक है, इसको कहते हैं बिल्टी। फिर वहां से क्या किया उसने, फोटो खींच के हमारे पास भेज दी। अब उसी ट्रांसपोर्ट का एक काउंटर पार्ट जो है यहाँ पर होता है, उसका एक ऑफिस यहाँ पर होता है, ठीक है। फिर जो है हम उसके पास जाते हैं, इस बिल्टी को प्रोड्यूस करते हैं उसके आगे, उसको दिखाते हैं कि देखो ये बिल्टी है हमारे पास, और हमारा सामान जो है इस ट्रक में आया होगा, इस ट्रक नंबर पे लिखा होगा। बिल्टी में सब लिखा होता है कि कितनी क्वांटिटी है, कितना जो है आपका किस डेट को लगा है, और किस ट्रक नंबर पे, जो ट्रक का जो नंबर होता है वो भी लगा हुआ होता है कि इस ट्रक नंबर पे लगा है, ठीक है ना। फिर वहां पे आकर हमको सामान मिल जाएगा। अब वो वाली बात यहाँ पे क्यों कर रहे हैं कि जो है दो तरीके के होते हैं ये। एक होता है टू पे, मतलब इसके पैसे बिल्टी के ऊपर लिखा होता है टू पे, मतलब इसके पैसे जो हमारे जिस पर्सन ने, जिस पार्टी ने वहां से लोड करवाया है, उसने इस ट्रांसपोर्ट के पैसे नहीं दिए और हमें पे करने, ठीक है ना। और अलग होती है, दूसरी होती है पेड होती है, एक कि जो है उसने वहीं पे पैसे दे दिए, यहाँ पर जो है हमको सिर्फ सामान लेना है, पैसे नहीं देने, ठीक है। तो ये क्या है, एक तरीके का VPP है, मतलब इसके जो है हमारा वैल्यू पेएबल पोस्ट है, इसकी वैल्यू अभी हमको देनी है, पेएबल है, ठीक है। बात समझ में आ गई, हाँ या ना? सर VPP का मतलब वैल्यू पेबल पोस्ट ना, है VPP का मतलब वैल्यू पेबल पोस्ट। हाँ, वैल्यू पेएबल पोस्ट, ठीक है। मतलब इसकी वैल्यू अभी तक दी नहीं है, इसकी वैल्यू हमको देनी है अभी, ठीक है। हाँ गया, क्वेश्चन ही खो गया बीच में। क्वेश्चन पेज नंबर बताना जरा। 9.74। ठीक है, 9.74। अब जो है VPP की वैल्यू जो अभी तक हमने दी नहीं है, और उसकी जो है वैल्यू देनी है, तो अब इसकी एंट्री क्या हो जाएगी ये बताओ। अब समझ में आएगा VPP क्या होता है। आप बताओ इसकी एंट्री क्या हो जाएगी। मतलब उसने, मोहनलाल ने हमें VPP दी है कि 25,000 रुपए हमें पे करने हैं। राइट, देखो हमारे अब सामान आना था मिस्टर मोहनलाल से, वो पार्टी जो थी दिल्ली के, हमारी क्या नाम था उसका, मोहनलाल, ठीक है। अब मोहनलाल को, या फिर आप वो सब छोड़ो, मोहनलाल वगैरह छोड़ो, आपने जब आप जो है ऑनलाइन कोई भी सामान मंगवाते हो, दो तरीके से मंगवाते हो, तो कैश ऑन डिलीवरी करते हो, या फिर जो है ऑनलाइन पेमेंट कर देते हो। ऑनलाइन पेमेंट कर देते हो तो बाद में पैसे नहीं देने पड़ते हैं, कैश ऑन डिलीवरी कर देते हो जब प्रोडक्ट आता है तब पैसे देने पड़ते हैं, ठीक है। तो VPP वही है कि प्रोडक्ट आ गया है, अब उसके पैसे देने हैं, ठीक है। तो अब इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, अब बताओ। सर तो उसमें क्या हम VPP का अलग से अकाउंट बनाए। VPP नहीं, वो परचेज हो गया ना हमारे लिए, मोहनलाल तो पार्टी है ना, उससे तो परचेज करते हैं ना, तो उसको तो परचेज परचेज अकाउंट आएगा, यही एंट्री होगी, परचेज अकाउंट कैरेज इनवर्ड टू कैश, सेम। और क्या है, तो परचेज ही। अगर सर क्रेडिट में होता तो मोहनलाल का नाम आ जाता। और क्या, बट यहाँ पे तो दे रखा कि हमने VPP करा है, वैल्यू पेएबल पोस्ट, हमको पोस्ट मिलेगा ही तब जब हम पैसे दे देंगे उसके, है ना। तो क्या है, परचेज अकाउंट डेबिट, और लेकिन ये हम 25,000 रुपए हम बस वाले को क्यों देंगे? है क्या, ये हमें कब देने हैं ये VPP? मतलब VPP मतलब वो है कि जब जो है, जैसे आपने ऑनलाइन ऑर्डर की कोई चीज, वो आ गई है, बट वो उसकी डिलीवरी आपको तब मिलेगी जब आप उसके पैसे दे दोगे, तो बस वही है। 25,000 रुपए हमने जो है बस वाले को दिए, मोहनलाल की उसे कह दिया होगा जब तक वो 25,000 रुपए ना दे तब तक इसको पैसे मत देना, मतलब उसको सामान मत देना, डिलीवरी मत देना, हाँ ठीक है ना। और जो है उसके बाद हमारे 150 रुपए और खर्च हुए शायद, कितने, 200 रुपए, और 200 रुपए जो है उसको वहां से रिक्शा करके हमारे गोदाम तक लाने का खर्चा है, हाँ। ठीक है। तो ये है टोटल,
और सर एक बार कैरी इनवर्ट आउटपुट फिर से बता दीजिए, समझ में नहीं आ रहा। हे भगवान। मानस तुम बताओ। कैरेज इनवर्ट्स, कैरेज का मतलब किसी भी सामान को ले जाना या फिर लाना। और गुड। इनवर्ट्स का मतलब है, इनवर्ट्स मतलब आ रही है, इन मतलब आ रही है, आउट मतलब जा रही है। हाँ इनका तो मतलब हमारा सामान आ रहा है, आउट का मतलब हम जब अगर सेल करेंगे तो हमारा सामान दूसरे के पास जाएगा। राइट। देखो नहीं सर, मतलब मैं पूछ रहा हूँ कि कैरेज कब लिखते हैं, जैसे मशीन पे होता है तो उसमें नहीं लिखते ना, देखो, ये पूछ रहा हूँ। अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हो हाँ तो कैरेज नहीं लिखते हैं, ठीक है। उसके अंदर जो है मशीन की वैल्यू के अंदर जोड़ देते हैं। हम्म। और अगर जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कर रहे हो हाँ तो लिखना पड़ेगा, बात खत्म। और जो है ठीक। परचेज मैंने यही पढ़ा है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। हम्म। ठीक है। हाँ। ओके, मूविंग फॉरवर्ड। received 1000 from sale of old newspaper and 5000 from sale of old chairs। हमारे पास कुछ पुरानी न्यूज़पेपर पड़े थे वो बेच दिए, और हमारे पास जो है 5000 के कुछ कुर्सियां पड़ी थी, हमने वो कुर्सियां बेच के थोड़े पैसे कमा लिए। अब बताओ उसकी जनरल एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट? ठीक है। हम्म, और जो हम्म, है उसके बाद तुम्हारा क्रेडिट हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा तुम लोग का अकाउंट, वो आपका जो है एक हो जाएगा न्यूज़पेपर अकाउंट या फिर सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, और फिर बाद में सर सेल ऑफ। दोनों को एक साथ नहीं लिख सकते? लिख सकते हो तो एक हेड बना देना मिसलेनियस इनकम का। क्यों, मिसलेनियस क्या हेड इनकम का बना ही है? हेड बना लो। है क्या हेड बना बनेगा सर फिर? मिसलेनियस इनकम हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू मिसलेनियस इनकम अकाउंट, और अमाउंट हो जाएगी तुम्हारी 1000 और 5000, मतलब 6000 रुपीज। मिसलेनियस इनकम का मतलब होता है कि वो इनकम जो हम छोटा मोटा काम करके जो है कमा लेते हैं। सर मिसलेनियस की स्पेलिंग बताइएगा। MISCE हाँ। LLONEOUS। सही है। डबल एल। MISCE हाँ। LL हाँ ए आएगा उसके बाद, क्यों मानस? यस सर, यही आएगा, ले ए आएगा। NEOUS। ठीक है। ठीक है। हाँ। हाँ, तो जो है ये हो गई हमारी मिसलेनियस इनकम। मिसलेनियस इनकम का मतलब होता है ऐसी इनकम जो हमारा जो बेसिक वर्क नहीं है उससे नहीं कमा रहे हैं, बट इधर उधर से थोड़ी बहुत इनकम हो जा रही है। ठीक है। ठीक है। हाँ। नेक्स्ट कहाँ गया? 9.74। पेपर उड़ जाते हैं, हाँ। गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी कॉस्टिंग 7000, ये तो कर लोगे। हाँ। हम्म, अच्छा। रिसीव्ड कैश फ्रॉम अ डेटर रिटन ऑफ एज बेड डेट लास्ट ईयर, इसकी मैंने जनरल एंट्री बताई थी, याद हो तो। रिसीव कैश फ्रॉम बेड यस डेट्स सर। रिकवर्ड वाली कोई एंट्री थी, हम्म, क्या होगी एंट्री बताओ जरा आकर्ष। बता रहा। इसकी सर होगी डेटर से कैश लिया और फिर रिटर्न ऑफ बैड डेट लास्ट ईयर। बताओ जरा मानस, तुम कैश अकाउंट कैश क्रेडिट अकाउंट करोगे। डेबिट हाँ। टू बेड डेट टू अकाउंट। बैड डेट अकाउंट। टू बेड डेट रिकवर्ड। रिकवर्ड अकाउंट। ठीक है, रिकवर्ड लिखना जरूरी है, बेड डेट अकाउंट तो फिलहाल खत्म हो गया होगा, राइट ऑफ हो गया होगा। ठीक है। तो हमारा कितना हो गया? 20,000। 20,000। नेक्स्ट क्या है? सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग कॉस्टिंग। हाँ, 50,000 50,000 टू टू अशोक। अशोक एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कॉस्ट। ये तो बहुत सारे, 50,000 का 20% निकाल लिया, 10,000 हो गया, 60,000 का तुमको प्रॉफिट हो गया, मतलब 60,000 की तुम्हारी टोटल सेल्स हो गई। तो अशोक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट
60,000 रुपये और ये भी 60,000 रुपये। नेक्स्ट, सोल्ड गोस्ट कॉस्टिंग 1 लाख फॉर 1,40,000, इसकी जनरल एंट्री क्या होगी आकाश बताना। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट 1,40,000। ठीक है, प्रोवाइड 50,000 एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फिर से आ गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए मैंने एंट्री बताई थी, क्या थी बताओ जरा आकर्ष। मानस को आती होगी जहाँ तक मेरे को लग रहा है। प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बता रहा 50,000 कुछ लगाया। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 50,000। तुम्हें आती मानस? यस सर। अच्छा, नेक्स्ट, पेड रेंट ऑन बिल्डिंग बाय चेक, हाफ ऑफ द बिल्डिंग इज यूज्ड बाय द प्रोप्राइटर फॉर रेसिडेंशियल पर्पस। अब ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, हमारा जो प्रोप्राइटर है वो एक बिल्डिंग में रहता है और उसी बिल्डिंग के आधे हिस्से में वो रहता है, ये उसका रेसिडेंशियल पर्पस है, और यहाँ पर क्या है, वो उसका ऑफिस है या शॉप है जो भी है, ये बिजनेस पर्पस है। तो जो है अब उसने रेंट पे करा और रेंट उसने एक साथ ही दे दिया। तो अब बताओ जर्नल एंट्री क्या होगी। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके, एक ऑप्शन ये आया। तुम क्या कह रहे हो मानस, वो आकर्ष? सर एक बार फिर से बताइएगा जो आपने बनाया है। ये बिल्डिंग बनाई है मैंने, ठीक है, हाँ। और जो है उसमें जो है हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारा जो वो है बिजनेसमैन है, हम्म, वो पूरी बिल्डिंग का एक साथ किराया देता है, बट आधी बिल्डिंग में वो रहता है और आधी बिल्डिंग में काम करता है। हाँ ठीक है, तो अब जनरल एंट्री क्या होगी, उसने किराया दे दिया एक साथ। सर, तो पर्सनल यूज भी हो रहा है तो ड्राइंग आएगा ही आएगा। ठीक है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट। ठीक है। सर इसमें हम ये लिखेंगे क्या, मतलब ऐसा हाफ बिल्डिंग फॉर पर्सनल पर्पस? नहीं नहीं, वो कुछ लिखना नहीं, हमें तो जनरल एंट्री करनी है। हमारी अकाउंटेंसी को इस बात से मतलब नहीं है कि वो हाफ में रह रहा है 3/4 में रहता है। वो तो कह रही है ये रिकॉर्ड करो कि जो है कितने पैसे रेंट के लिए जा रहे हैं, कितने पैसे बिल्डिंग के लिए जा रहे हैं, मतलब पर्सनल यूज के लिए जा रहे हैं। हमें उससे मतलब ही नहीं है कि वो 1/4 में रहता है, 3/4 में रहता है। तो सीधे यहाँ पे आ जाएगा रेंट अकाउंट। रेंट अकाउंट टू कैश अकाउंट राइट। या बस जो बैंक है आप अकाउंट। जो है इस बात का ध्यान जो है, ये इन्फॉर्मेशन की हाफ में रह रहा है, 3/4 में रह रहा है, या फिर कितने में भी रह रहा है ना। तो जो है वो जो है आप अमाउंट को कैलकुलेट करते समय याद रखोगे बस। और वो कितना हो जाएगा, कितने रुपए पे करे उसने, 60,000। 60,000। 30 30 60। 30 और 30, राइट। मुंबई में रहता है क्या इतना महंगा फ्लैट? 30 और 30, 60,000। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग सैलरी एट द एंड ऑफ द ईयर वॉज 30,000। आकाश बता दो, बहुत सिंपल सी एंट्री। सैलरी अकाउंट टू द आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। दा नहीं लाएगा, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। हाँ वो गलती से निकल जाता ठीक है है। ऐसे। क्वेश्चन नंबर 28। 28 होमवर्क है आप लोग के लिए, एक बार देख लो, कोई डाउट हो तो पूछ लो। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के ऊपर, जो कि एक अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। बट लेवल तो इजी है। एक बार देख लो 28 वाला, फ्री होमवर्क हो जाएगा। हाँ।
तो 16th वाली बता दो। सोल्ड पर्सनल कार फॉर ऑफ द प्रोप्राइटर फॉर 1,50,000 अगेंस्ट चेक विच वॉज डिपॉजिटेड इनटू द प्रोप्राइटर्स पर्सनल बैंक अकाउंट। इसका करना ही क्या है, कोई एंट्री क्यों करेंगे, सब कुछ पर्सनल अकाउंट के अंदर हुआ है। ठीक है, तो इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। और सर 12 वाले की मतलब ऊपर वाले की होगी ना, इसलिए। सोल्ड पर्सनल कार of the for the कितने का proprietor of for 80,000 against check which was deposited into the firm's bank account, right, it will be recorded और उसकी जो है जनरल एंट्री हो जाएगी कैपिटल अकाउंट से। ठीक हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है। क्योंकि एक तरीके से बिजनेस की कैपिटल बढ़ गई ना, डबल एंट्री कहाँ से पूरी करोगे वरना। और बताओ। सर 20 वाले में कार्टेज हम अलग से लिखेंगे ना? नहीं, 20 कार्टेज वाले की में मैंने और भी sold ये goods to चार Gaurav costing इतना at a profit of 40% and allowed him 10% trade discount and paid for cartage। अब देखो ये वाला कार्टेज आया, नॉट टू बी चार्ज फ्रॉम हिम। देखो ये वाला जो कार्टेज है ना, ये वाला कार्टेज है जिसके लिए तुम बहुत तरसते रहते थे, ये है कार्टेज आउटवर्ड्स, बट दिनों बाद दिखाई है। ठीक है, अब देखो जनरल एंट्री क्या होगी मैं बता दे रहा। सोल्ड गुड्स टू गौरव कॉस्टिंग 1 लाख एट अ प्रॉफिट ऑफ 40% एंड अलाउड हिम 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो मैं जल्दी से कैलकुलेटर पे कर ले रहा हूँ। 1 लाख प्लस 40% माइनस 10%, 1,26,000 की सेल हो गई। ठीक है, तो जनरल एंट्री हो जाएगी, गौरव से लिया है ना, गौरव, हाँ तो गौरव अकाउंट डेबिट, तो सेल अकाउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट और अमाउंट है तुम्हारी 1,26,000। ठीक है, अब देखो इसके बाद क्या हुआ है। हमने कैरेज का भी पैसा दे दिया है और कैरेज की अमाउंट है किधर गई, 3,000। ठीक है ना, अब जो है हमने कैरेज दे दिया है, तो इसको लिखेंगे हम कैरेज आउटवर्ड्स। अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये है कैरेज आउटवर्ड्स कि हमने सेल करी है, बट सेल करने के बाद जो है हमको कैरेज का भी पैसा देना पड़ रहा है, दैट इज कैरेज आउटवर्ड्स। ठीक है, एंड दैट इज 3,000 रुपीज। जैसे आपको एग्जांपल देता हूं, अमेजोन के लिए जितना उनके डिलीवरी बॉय का खर्चा है वो सब कैरेज आउटवर्ड्स है। ठीक है, सर लास्ट वाली में जैसे एडवांस दिया है, तो place an उसमें तो order प्लस with Rudra and Company for supply of goods of 80,000 and a check for 40% sent to him as an advance, right। अब इसके अंदर काम करेगा हमारा एक्रूअल बेसिस। देखिए एक्रूअल बेसिस क्या कहता था कि जब जो है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ गुड्स हो जाएगा तब हम सेल रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तब हम सेल रिकॉर्ड करेंगे। अब जो है हमने पहले रुद्रा को ऑर्डर प्लेस किया, रुद्रा एंड कंपनी को, बट हमने अभी तक जो है सिर्फ 40% मतलब एडवांस दिया है, अभी तक गुड्स रिसीव नहीं करे हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, जनरल एंट्री हो जाएगी रुद्रा एंड कंपनी, सॉरी ये पेमेंट इन एडवांस आ जाएगा ना, परचेज परचेज अकाउंट। नहीं परचेज नहीं आएगा बेटा, परचेज अकाउंट अभी तक डेबिट नहीं होगा। जनरल एंट्री हो जाएगी इसकी पेमेंट इन एडवांस अकाउंट डेबिट। ये तो कंफ्यूज कर दिया, पेमेंट इन एडवांस होगा रुद्रा एंड कंपनी को करेंगे हम। एक मिनट रुको, हाँ रुद्रा एंड कंपनी को ही करेंगे। इन्होंने कैसे करा है, रुद्रा एंड कंपनी यहाँ पे लिख दिया एडवांस ब्रैकेट में, आपको लिखना है लिखिए, नहीं लिखना मत लिखिए। ठीक है ना, डेबिट टू चेक के थ्रू करा है ना, हाँ टू बैंक अकाउंट,
और अमाउंट कितनी हो गई? 80,000 का 40% कितना हो गया? 32,000 रुपये। ठीक है, ठीक है, यस। हाँ। ठीक है। अब आ रहे 29 वाले क्वेश्चन पे। ये वाला होमवर्क है आप लोग के लिए। गिव द जर्नल एंट्रीज कॉरस्पॉन्डिंग टू द नरेशन गिवन बिलो। अब आपको क्या दिया है? क्वेश्चन नहीं दिया है, मतलब क्वेश्चन तो दिया है, क्वेश्चन के अंदर ट्रांजेक्शन साफ साफ नहीं दे रखे हैं, दे दिया है आपको नरेशन। ऑन दी बेस ऑफ नरेशन आपको जो है अपनी जर्नल एंट्री बनानी है। गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस 5,000 सोल्ड एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट। अब इसके अंदर जो है दो जगह डेबिट लिखा हुआ है, एक जगह क्रेडिट लिखा हुआ है, ऊपर फिल इन द ब्लैंक टाइप है ये। हाँ। तो अब जो है इसकी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, बताओ जरा आकर्ष। Goods of the list price 5,000 sold at rate 10. सर हमने 5,000 गुड 10% ट्रेड डिस्काउंट 2% कैश होंगे ऊपर बेचे हम्म तो कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड डेबिट और टू सेल्स अकाउंट अमाउंट बताओ। अमाउंट एक सेकंड 5,000 पे 10 डिस्काउंट हो गया 90 रुपीज। हाँ ठीक है, नेक्स्ट। द परचेज ऑफ मोटर कार फॉर 80,000 एंड द पेमेंट ऑफ 5,000 एज रिपेयर्स चार्ज ऑन इट, एंटायर पेमेंट इज मेड बाय चेक। मानस। मोटर कार अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट ठीक है, और अमाउंट बताओ कितनी हुई? 85,085। ठीक है, सही है। नेक्स्ट पे आते हैं, या इसकी जर्नल एंट्री नहीं कर रहा, आप लोग खुद कर लोगे, होशियार हो। नेक्स्ट, चतुर्वेदीज अकाउंट सेटल्ड फॉर कैश डिस्काउंट 3%। वाओ, दिस इज अ गुड एंट्री। चतुर्वेदी साहब का हमने अकाउंट सेटल कर दिया। अब चतुर्वेदी साहब का करा तो जो है 3% कैश डिस्काउंट दे दिया उनको। अब बताओ इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? अकाउंट सेटल्ड मैं इतना लिख दिया जब तक क्वेश्चन नहीं दे रखा है। चतुर्वेदी अकाउंट सेटल्ड कैश डिस्काउंट 3%। सर मैं बताऊँ ना? यार इसमें टू डिस्काउंट रिसीव्ड आएगा ना यस, वी आर पेइंग। हमने कैश अकाउंट जब क्रेडिट किया मतलब वी आर पेइंग, तो डिस्काउंट रिसीव्ड आ जाएगा। रिसीव हाँ, तो अब जो अमाउंट बता दो कितनी कितनी आई है मानस 150। डिस्काउंट की। हाँ। हाँ, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? हम्म, ठीक है, 150। ठीक है। यस सर। नेक्स्ट, 70 पैसा पर प्री रिसीव फ्रॉम द एस्टेट ऑफ अशोक ऑन हिज इंसॉल्वेंसी। अब जो अशोक नाम का एक आदमी था उसके से जो है 70% रिसीव हुआ। और देखो जनरल एंट्री क्या है, ये वाला मैं बता दे रहा, आप लोगों ने दिमाग में चलाओ, इसके लिए कंफ्यूज हो जाओगे। बैंक अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे हो जाएगा बेड डेट अकाउंट डेबिट टू, कौन है? अशोक।
हाँ, अशोक। अब देखो, हाँ। क्रेडिट में क्वेश्चन ने हमको क्या कह रखा है कि क्रेडिट में एक फिगर दे रखी है 8400 की, मींस अशोक हमारा जो क्रेडिटर था, जो डेटर था, वो 8400 के लिए तो था, मतलब हम्म। बात समझ में आ रही है इतनी? यस सर। मानस, वो आकर्ष आ रही है ना? ना। अरे, जब जो है क्रेडिट के नीचे लिख दे रखा है, जब जनरल एंट्री होती है हमारी तो यही तो होती है, बैंक अकाउंट डेबिट, हाँ जो है बेड डेट अकाउंट डेबिट टू अशोक अकाउंट बेड डेट के लिए, मतलब जो भी हाँ डेटर होता है वो। हाँ अब जो है क्वेश्चन ने आपको 8400 रुपए तो नीचे दे रखे ना क्रेडिट में, हाँ तो मतलब कि 8400 रुपीज तो आएंगे ही आएंगे। हाँ ठीक है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है आगे, 70 पैसा पर रुपीज रिसीव फ्रॉम हिज एस्टेट, मतलब बैंक मतलब अकाउंट इसको में कितना आ सत्तर जाएगा? परसेंट हाँ, तो 8400 का मतलब 70% आ जाएगा, दैट इज फाइव थाउजेंड एट 580। हंड्रेड एंड एट्टी हाँ और जो है बाकी का डिस्काउंट हो जाएगा 30% का, मतलब बेड डेट हो जाएंगे 2520। ठीक है, जीरो। हाँ हाँ नेक्स्ट, फॉर गुड्स यूज्ड बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। अब बता दो ऊपर एंट्री कौन कौन सी हो जाएंगी। पर्सनल यूज के लिए हमने लिया है तो हो जाएगा ड्राइंग्स अकाउंट, है ना? हाँ। तो हो जाएगा ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू, हम्म। टू कैश अकाउंट। अरे फिर से अच्छा पढ़ो परचेज अकाउंट। अच्छा, परचेस कोर्स लिखा है, देखा नहीं है परचेस अकाउंट। बेटा, मैंने क्वेश्चन अभी ध्यान से देखा। पढ़ो, अभी नहीं, आगे तक के लिए क्वेश्चन ही आपके आंसरों की वो है, रास्ता है, तो आपको क्वेश्चन तो ध्यान से पढ़ना ही पड़ेगा, बिना क्वेश्चन ध्यान से पढ़े काम हाँ नहीं हो पाएगा। और अभी तो कुछ नहीं है, पार्टनरशिप में आओगे, पार्टनरशिप में एक वर्ड लगा होगा, उसके चक्कर में आपको क्वेश्चन को करने का बिल्कुल अलग मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि पार्टनरशिप का अगर आप क्वेश्चन देखो, अगले साल आपके में पार्टनरशिप आएगी, 12th के अंदर 40 नंबर की आती है वो टोटल पार्टनरशिप, 80 नंबर का पेपर होता है, उसमें 30 से 40 नंबर की पार्टनरशिप पार्टनरशिप होती है। ठीक है, हाँ तो जो है पार्टनरशिप के अंदर जो है जब आप पढ़ोगे पार्टनरशिप अकाउंट्स, तो उसके हाँ अंदर एक लाइन लिखी होगी और उस एक लाइन के बिहाफ पे पूरा क्वेश्चन करने का तरीका बदल जाएगा। तो क्वेश्चन को सिर्फ नगा मार के पढ़ने से अच्छा है थोड़ा उसके ऊपर चाहे 2 मिनट ज्यादा दो, पर क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ो, जब तक क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ोगे आपका आंसर नहीं निकल पाएगा। नेक्स्ट है, हाँ। रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड, व्हाट विल बी द एंट्री? रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड, इट इज नॉट रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड, कीप इट इन माइंड। टू लैंडलॉर्ड रेंट अकाउंट। हाँ, तो उसमें क्या आएगा दूसरी। सर आउट नहीं पता स्टैंडिंग। आगे। अरे आउटस्टैंडिंग। राइट, आउटस्टैंडिंग है कैसे। क्योंकि ड्यू है ना, इसमें लिखा तो है नहीं पेड, जो मैं बाबा कह रहा था कि ड्यू टू लैंडलॉर्ड है, पे टू हाँ लैंडलॉर्ड नहीं है, राइट? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2000, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग। रेंट। ठीक है, या फिर रेंट आउटस्टैंडिंग, जो श्रद्धा है वो लिख देना। ठीक है, हम्म। हम्म। रेक्टिफिकेशन वाली एंट्रीज बची है, रेक्टिफिकेशन कल करते हैं, 5-10 मिनट का गैप है, फिर जो स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है और हमारा ये सर। चैप्टर कल खत्म हो जाएगा। 28 वाला ठीक है। क्वेश्चन है ना होमवर्क में, थोड़ी ना कोई है। 28 वाला है, एक बार 30 वाला करके देख लेना, अगर जो है ठीक नहीं है आता तो मैं करवाई देता हूँ फिर। ठीक है। ठीक है, हाँ ठीक है। कल फिर आपका खत्म हो जाएगा, फिर जो है परसों से स्टार्ट करेंगे जीएसटी, जीएसटी क्या होता है तब स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, फिर 5 मिनट का ब्रेक ले लो, ठीक है। ले लो ठीक है। आप लोग, मैं भी ले लेता हूँ। वो नहीं आया आकर्ष? हेलो। आ गए? हाँ मैं गिराता ही नहीं, बैठे रहता मेरी। अच्छा, ठीक है, सही है। हम लोग जो है स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे थे, और स्टैटिस्टिक्स में कल तुम ये कह रहे कि सर मेरे को इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स समझ में नहीं आई नहीं है। थोड़ी बहुत। देखो, हाँ कल हम लोगों ने जब वो पढ़ी थी स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर नाउन, है ना, तो हमने ये पढ़ा था उसके बाद कि हमारे जो स्टैटिस्टिकल स्टडी होती है उसके अंदर 5 तरीके के, सर मतलब मेरे 5 को स्टेप्स लास्ट होते हैं, वाला नहीं आया था, 4 आ गए थे शुरुआत के। 5 तरीके के स्टेप्स होते हैं। हाँ सबसे पहले कलेक्शन ऑफ डेटा, दूसरा हाँ। ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के बाद प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन के बाद तुम्हारा एनालिसिस, एनालिसिस। फिर उसके बाद में इंटरप्रिटेशन। ठीक है, हम्म तो हमारे जो पहले के 4 स्टेप्स हैं, हम्म। मतलब एनालिसिस तक, हाँ वो आते हैं तुम्हारे
क्या था? क्या नाम था? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में। डिस्क्रिप्टिव, हाँ। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में। और और बाकी आखिरी वाला जो स्टेप है तुम्हारा वो आता है इन्फ्रेंशियल इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स में। स्टेट्स में। ठीक है, अब तुम्हें ये दिक्कत थी कि सर इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा का मतलब क्या होता हम्म। है ना? इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा का मतलब होता है कि तुमने अगर कुछ एनालाइज करा, ठीक है, तो उसके बाद हाँ। तुम क्या कंक्लूजन निकालते हो। एक एग्जांपल देता हूँ। हम्म। जैसे जो है आपने अपनी क्लास के बच्चों का मीन वेट निकाला, ठीक है, हाँ। आपकी क्लास में जितने बच्चे हैं आपने जो है उनका सबसे पहले एक जगह पे वेट रिकॉर्ड करा, ठीक है, हम्म। वो हो गया कलेक्शन ऑफ डेटा। कलेक्शन ऑफ हाँ। डेटा करने के बाद आपने जो है उसको एक जो है मान लीजिए रोल नंबर वाइज अरेंज कर दिया उनको, हाँ। है ना, वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज ऑर्गेनाइजेशन कर हो दिया गई। या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, दैट इज योर ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। उसके बाद हाँ। आपने जो है उसको प्रेजेंट करने के लिए एक टेबल बना ली, दैट इज प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। फिर बाद में आपने क्या करा, उसका निकाला मीन, कि जो है हम्म। आपके क्लास के बच्चों का मीन वेट क्या है, मतलब हम्म। एवरेज वेट क्या है आपके क्लास के बच्चों का। जब हम्म। आपने वो एवरेज निकाला तो वो आप कहाँ पे आ गए, एनालिसिस ऑफ डेटा कर रहे हो आप। ठीक हाँ। है, अब मान लीजिए जो मीन वेट आया बच्चों का वो आया अराउंड 75, ठीक है, ये हम्म। बॉयज का आया, और गर्ल्स का थोड़ा कम मान लीजिए आ जाएगा 55। ये आया एक हाँ। एवरेज वेट गर्ल्स का। सो आप इससे दो हाँ। तीन कंक्लूजन निकाल सकते हो ना। पहले कंक्लूजन ये है कि एवरेज वेट ऑफ बॉयज इज मोर देन द एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स, यस। ठीक है, हम्म। इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। सेकंड आप ये निकाल सकते हो कंक्लूजन कि मान लीजिए जो 75 है वो आपके एज ग्रुप के लिए थोड़ा ज्यादा जो है एवरेज वेट आ रहा है, मींस हम्म। कि अब जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो है हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं है, वो जो है जंक फूड ज़्यादा खाते हैं या फास्ट फूड वगैरह वो ज़्यादा खाते हैं, इस वजह से उनका वेट जो है थोड़ा ज़्यादा आ रहा है। हम्म। ठीक है, दैट इज ऑल योर इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, कि आपका जो डेटा आया, आपने जो एनालिसिस करा डेटा का, उसके बेसिस पे आप क्या कंक्लूजन निकाल रहे हो। ठीक है, कि जंक फूड बहुत ज्यादा खा रहे हैं, हाँ, मतलब। हाँ। हाँ, तो दैट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। अब बात समझ हाँ। में आ गई होगी आई होप। ठीक हाँ है, सर। तो आपका जो हाँ। है एनालिसिस तक जो है वो आपका डिफरेंशियल है, हम्म। उसके बाद क्या है, सॉरी डिस्क्रिप्टिव है, उसके बाद क्या इन्फ्रेंशियल है। ठीक है, इन्फ्लुएंशियल, ठीक है। हाँ। अब बात करते हैं लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, कि हमारे स्टैटिस्टिक्स की लिमिटेशंस क्या है। हम्म। लिमिटेशंस मतलब कि स्टैटिस्टिक्स किन किन चीज़ों को पूरा नहीं कर पाती है, उसकी लिमिटेशन क्या है। तो सबसे पहला, हम्म। स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स ओनली, राइट, कि आप सिर्फ और सिर्फ नंबर के अकॉर्डिंग ही पढ़ते हो, आप इसके अंदर क्वांटिटेटिव की बात करते हो, क्वालिटेटिव की बात नहीं नहीं करते। करते हो। सो दैट इज योर स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स ओनली। ठीक है, हाँ। आफ्टर दैट स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स ओनली, कि हम जो है स्टैटिस्टिक्स में जब भी बात करते हैं, और अगर प्लूरल सेंस में तो बात कर रहे हैं, तो हम क्या बात करते हैं, हम बात करते हैं एग्रीगेट्स में। हम नंबर्स जो जब कोट करते हैं तब हम नंबर जो है एग्रीगेट में, मतलब पूरा का पूरा नंबर एक साथ कोट कर देते हैं। ठीक है, हम्म। आपको एग्जांपल देता हूँ उसका। जैसे हमने कहा कि ऑल ओवर इंडिया इस समय वैक्सीनेशन हो रही है, ठीक है ना, हाँ। और जो है मैंने कहा इंडिया के अंदर लगभग 20 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन हो गया है। ठीक है, हाँ। ये एक स्टैटिस्टिक्स की फिगर है। अब हम्म। इसके अंदर क्या मैंने ये कोट करा कि जो है हर एक फैमिली के अंदर कितने लोग को टीका लग गया है? नहीं। नहीं। या फिर मैंने ये कोट करा कि जो है इस 20 करोड़ के अंदर हो सकता है कि एक शहर ऐसा जिसके अंदर एक भी आदमी को टीका नहीं लगा है, हाँ। है ना। तो एग्रीगेट की जब हम बात करते हैं तो हमारा जो है पर यूनिट जो पर्सन है वो कई बार छूट जाता है। ठीक है, या फिर एक और हम्म। एग्जांपल देता हूं आपको, कि कई बार हम लोग एक टर्म कोट करते हैं, आपने पढ़ा भी होगा पिछले साल, पर कैपिटा इनकम, सुना हाँ। है? हाँ। पर कैपिटा इनकम क्या होती है? मतलब कि वो एक एवरेज इनकम है, कि इंडिया में, इंडिया की पर कैपिटा इनकम की अगर बात कर रहे हैं तो इंडिया के अंदर रहने वाला हर एक पर्सन की इनकम मतलब का एवरेज लगभग जो है, और मान लीजिए है पर कैपिटा इनकम आपकी 50,000 रुपीज। हम्म। ठीक है, बट देयर आर लॉट ऑफ पर्सन हु आर अर्निंग लेस देन दिस, यस। राइट। सो अगर हम जो है एग्रीगेट नंबर में बात करते हैं तो कई बार हमारा डेटा जो है मिसलीडिंग हो जाता है। हाँ। ठीक है, बात समझ में आ गई। ठीक है।
तो यही है, Yes. आपका एग्जाम्पल दे रखा है, इट मे बी ए स्टैटिस्टिकल फैक्ट दैट योर क्लास टीचर अर्न्स 50,000 पर मंथ, बट एट as this fact relates to an individual, it is not to be deemed as subject matter of statistics. However, it becomes subject matter of statistics if we study income of school teachers across all the parts of the country. कि एक सिंगल डेटा को हम स्टैटिस्टिक्स नहीं मान सकते हैं, और जब हम स्टैटिस्टिक्स मानते हैं तो कई बार जो है पर यूनिट की बात नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट इज होमोजेनिटी ऑफ डाटा एंड एसेंशियल रिक्वायरमेंट। डाटा हमारा कैसा होना चाहिए? होमोजीनियस होना चाहिए। होमोजीनियस क्या होता है, आपने पिछले साल पढ़ा होगा होमोजीनियस हाइड्रोजीनियस सॉल्यूशंस के अंदर। तो होमोजीनिटी क्या होती है बताओ, होमोजीनियस क्या होता है? सॉल्यूशन के बेसिस पे बता दो। होमोजीनिटी होनी चाहिए हमें डाटा के अंदर, तो होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? सेम सेम, सेम, ओके। हाँ सिमिलर। सेम एक जो है थोड़ा ओवर सिंप्लीफिकेशन हो गया। होमोजीनियस का मतलब होता है कि यूनिफॉर्म। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सेम एंड यूनिफॉर्म, तो हमारा यूनिफॉर्म होना चाहिए। ठीक है ना, तो हमारा डेटा क्या होना चाहिए? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म होना चाहिए। यूनिफॉर्म कैसा होना चाहिए? अगर हम सब बच्चों का वेट निकाल रहे हैं तो सब बच्चों का वेट हमको किलोग्राम्स के अंदर निकालना पड़ेगा ना, सिमिलर यूनिट। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि एक का हम पाउंड में निकाल रहे हैं, एक का किलोग्राम में निकाल रहे हैं, एक का ग्राम में निकाल रहे हैं। हाँ ठीक है, तो हमारा डेटा होमोजीनियस नहीं है, होना चाहिए, है ना? मतलब हाँ होना चाहिए। होमोजीनियस नहीं है। हाँ हाइट निकाल रहे हैं तो हाइट भी सबकी अगर इंचेस में निकाल रहे हो तो इंचेस में निकाल, सबकी अगर मीटर्स में निकाल रहे हो, फिट में निकाल रहे हो, तो जो भी डेटा निकाल रहे हो आपका हमेशा डेटा होमोजीनियस होना चाहिए, राइट? बट कई बार डेटा होमोजीनियस नहीं हो पाता है, कई बार डेटा होमोजीनियस नहीं हो पाता है। आपको एक एग्जांपल देते हैं क्योंकि उसके पीछे बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं। एक एग्जांपल देता हूं, आपने सुना होगा एक टर्म होता है पॉवर्टी लाइन। क्या होता था पॉवर्टी लाइन, बताना जरा। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म पॉवर्टी लाइन? पुअर लोगों की एक लाइन होती है, मतलब एक जितने वो पैसे कम कम। एक लाइन, डिवाइडिंग लाइन होती है, जो पर्सन इसके ऊपर होता है वो नॉन पुअर की कैटेगरी में आता है, जो उसके नीचे होता है वो पुअर की कैटेगरी में आता है, राइट? ये तो था, हाँ वो पॉवर्टी लाइन होती है। अब रूरल एरिया और अर्बन एरियाज के लिए अलग अलग है पॉवर्टी लाइन, ठीक है? और मान लो हम पॉवर्टी लाइन के बेसिस पर लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मतलब होता है कि जो है उन लोग के पास कितना जो है फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी है, कितनी इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, कितनी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, और वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें। ठीक है, अब अर्बन एरियाज के अंदर मान लीजिए, पॉवर्टी लाइन का इस समय एस्टिमेट मेरे को याद नहीं आ रहा है, बट मान लीजिए जो है अर्बन एरियाज के अंदर जो लिमिट है वो लगभग 10,000 रुपए के आसपास है, कि अगर आप अर्बन एरियाज के अंदर 10,000 रुपए कमाते हो तो आप जो है नॉन पुअर हो, और अगर उससे कम कमाते हो तो आप पुअर हो। ठीक है, अब मैं अर्बन एरिया की बात कर रहा हूं। ठीक है, एक फैमिली है वो बरेली के अंदर कमाती है 10,000 रुपए, एंड द सेम फैमिली, एक 5 लोग का परिवार है या 4 लोग का परिवार है, वो भी कमाता है 10,000 रुपए, बट वो कमाता है मुंबई में। एक मुंबई में कमा रहा है 10,000 रुपए, और एक कमा रहा है बरेली में। अब बात बताइए, दोनों में से अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कौन अफोर्ड कर पाएगा? बरेली वाला, नो डाउट। क्यों? क्योंकि मुंबई में मतलब बहुत महंगी सिटी है, महंगी चीज है। बट हमारा स्टैटिस्टिक्स क्या कहता है कि डेटा कैसा होना चाहिए? होमोजीनियस। और होमोजीनियस के नाम पे वो क्या करेगा? वो कहेगा कि जो है मुंबई वाला अगर 10,000 रुपए कमा रहा है और बरेली वाला 10,000 रुपए कमा रहा है, दैट मीन्स द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज सेम। सो होमोजीनियस डेटा होना चाहिए। पहली बात, कई बार होमोजीनियस डेटा मिल नहीं पाता है, राइट? और कई बार अगर हम होमोजीनियस उसको बना भी दें तो फिर वो सही में होमोजीनियस नहीं हो पाता है, राइट? मतलब दिखने के लिए होमोजीनियस हो जाता है, बट इन रियल सेंस इट कैन नॉट बी होमोजीनियस।
ठीक है। हाँ तो ये टू कंपेयर डेटा इट इज एसेंशियल दैट स्टैटिस्टिक्स आर यूनिफॉर्म इन क्वालिटी, डेटा ऑफ डाइवर्स क्वालिटीज एंड काइंड्स कैन नॉट बी कंपेयर्ड। फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद द प्रोडक्शन ऑफ क्लोथ्स। नॉर्मल सी बात है कि आप जो प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स को प्रोडक्शन ऑफ क्लोथ से नहीं कंपेयर कर सकते हैं। इट इज बिकॉज क्लोथ इज मेजर्ड इन मीटर्स एंड फूड ग्रेन्स इज इन टन्स। तो इसकी वजह से हम क्या करते हैं, दोनों का प्रोडक्शन जो है मनी की टर्म्स में मेजर कर लेते हैं, है ना। बट क्लोथ्स अपने आप में महंगी चीज है एज कंपेयर टू फूड ग्रेन्स। क्लोथ्स की कॉस्ट ज्यादा होती है एज कंपेयर टू फूड ग्रेन्स। अब उसकी वजह से अगर हम दोनों का प्रोडक्शन देखें तो फूड ग्रेन्स का तो प्रोडक्शन हमेशा कम ही आएगा ना। हाँ बात समझ में आ रही है ये वाली? हाँ है? हाँ यस सर। आई या नहीं आई फिर से बता दूं? बोलो। फिर से बता दूं? फिर से बता। देखिए, अगर हमारा फूड गेन का प्रोडक्शन हो रहा है मान लीजिए 5,000 करोड़ रुपए का, और हमारा क्लोथ का प्रोडक्शन हो रहा है, ये फूड ग्रेन्स हैं और ये हमारे क्लोथ्स। क्लोथ्स का प्रोडक्शन हो रहा है मान लीजिए 10,000 करोड़ रुपए का, दुगना है बिल्कुल। हाँ ठीक है, बट तब भी जो क्वांटिटी ऑफ फूड ग्रेन्स या फिर जो ज्यादा इनकम वाली बात है, तो इसके अंदर फार्मर को ज्यादा इनकम मिल पाएगी। ठीक है, क्योंकि फूड ग्रेन एक ऐसा सेक्टर है कि ज्यादातर इनकम जो फार्मर के पास जाती है। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड 10,000 करोड़ रुपीस का प्रोडक्शन हो रहा है तो उसके अंदर जो है क्लोथ का प्रोडक्शन हो रहा है तो उसकी कुछ ज्यादा वैल्यू नहीं है। ठीक है, एक और एग्जांपल देता हूँ, इसको हटा दो एक मिनट, ये बहुत ज्यादा पास की चीजों तो समझ नहीं पा रहे हो। फूड ग्रेन ले रहे, एक ले रहे हैं गोल्ड, गोल्ड इंडस्ट्री, ठीक है, कि ज्वेलर्स का जो टर्नओवर है। ठीक है, अब जो है एक फूड ग्रेन के अंदर टोटल प्रोडक्शन हो रहा है 5,000 करोड़ का, और ज्वेलरी इंडस्ट्री के अंदर जो गोल्ड है उसका प्रोडक्शन हो रहा है 10,000 करोड़ रुपए का। ठीक है, तो अब गोल्ड को देखते हो 10,000 करोड़ रुपए बहुत कम नहीं है, क्योंकि फूड ग्रेन के अंदर 5,000 करोड़ हो रहा है सिर्फ, तो गोल्ड के अंदर ज्यादा होना चाहिए ना फिर, क्योंकि गोल्ड अपना महंगी कमोडिटी भी है। बात समझ में आ रही है? यस सर। तो होमोजेनिटी ऑफ डेटा कोई जो है एक कॉन्क्रीट एग्जाम्पल नहीं होती है कि हमारा जो डेटा है वो सही है अपने आप में। ठीक है, तो यही है कि हमारा डेटा सबसे पहली बात होमोजीनियस होना चाहिए स्टैटिस्टिक्स के अंदर, और अगर होमोजीनियस बना भी दिया गया किसी वजह से तो होमोजीनियस है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो डेटा हर बार सही ही है। ठीक है ना, उसको कंपेयर करना सही है। ठीक है, नेक्स्ट, हमारे जो डेटा के जो रिजल्ट्स होते हैं आर ट्रू ओनली ऑन एन एवरेज। ठीक है, कि हमारा जो डेटा होता है वो ट्रू तो होता है बट स्टैटिस्टिक्स में ट्रू होता है सिर्फ और सिर्फ एक एवरेज तक। ठीक है, एवरेज तक ट्रू कैसे होता है कि जब हम जो है स्टैटिस्टिक्स के अंदर जब पढ़ते हैं तो स्टैटिस्टिक्स में हमको सबसे पहले क्या पढ़ाया जाता है, एवरेज पढ़ाया जाता है टूल्स के अंदर। ठीक है, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा में आपको एनालिसिस ऑफ डेटा में सबसे पहले आपको एवरेज पढ़ाया जाएगा, मीन, अर्थमेटिक मीन जिसको कहते हैं। ठीक है, अब आपने एवरेज पढ़ा, बट एवरेज हमेशा सही हो ये जो है मतलब ये कह पाना मुश्किल है, राइट। एक तो एक इकोनॉमिस्ट भी थे, उन्होंने कह दिया था कि एवरेज इज द बिगेस्ट फॉल्स, कि वो दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है एवरेज। ऐसा क्यों है? जैसे मैंने बात बताई थी कि पर कैपिटा इनकम इंडिया के लोग की 50,000 है। ठीक है, अब हम इसको देख के खुश हो रहे हैं कि हर एक आदमी की 50,000 इनकम के आसपास इनकम है देश के अंदर, बट ये सच नहीं है ना, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं और ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम 50,000 से कम है, बहुत ज्यादा लोग, है ना। तो यही है हमारी रिजल्ट्स आर ट्रू ओनली एट एन एवरेज। देखिए ये इन्होंने भी एग्जांपल दे रखा है, मोस्ट सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स आर ट्रू ओनली एज एवरेज, दे एक्सप्रेस ओनली द ब्रॉड टेंडेंसीज। ठीक है, इंस्टेंस की बात कर ले रहे, फॉर इंस्टेंस इफ इट इज सेड दैट पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया इज 50,000 per annum, it does not mean that the income of each and every Indian is 50,000 per annum. Some may have more and some may have less. ठीक है, अब जैसे मैंने वेट वाला एग्जांपल लिया था, और अब हमने वेट, एवरेज वेट के ऊपर ये डिक्लेयर कर दिया कि सब लोग जो है ओवर वेट है,
बच्चे फास्ट हाँ फूड बहुत खाते हैं, बट उनमें से बहुत से ऐसे भी तो होंगे जो फिट होंगे बॉडी के, हाँ है ना, जो फास्ट फूड नहीं खाते होंगे या फिर उनकी बॉडी फिट होगी, राइट। तो हाँ वही है, रिजल्ट्स आर ट्रू बट ओनली टू एन एवरेज, विदाउट रेफरेंस रिजल्ट में प्रूव टू बी रॉन्ग। अगर हम जो है रेफरेंस सही ना लें तो जो है हमारे रिजल्ट कई बार गलत भी हो सकते हैं, राइट। इसके लिए तो कल परसों की एक रिपोर्ट ही हम्म आई है बिजनेस स्टैंडर्ड्स की, उसकी कोट करता हूं मैं। वहां पे ना क्या लिखा हुआ है बिजनेस स्टैंडर्ड्स में कि लॉकडाउन के दौरान, जब भी हमारा कोविड में लॉकडाउन बढ़ा है, लॉकडाउन लगा है, हम्म तो जो स्विट्जरलैंड के जो हमारे स्विस बैंक अकाउंट हैं इंडिया वालों के, इंडियन रेसिडेंट्स हाँ के, उसके ना पैसा बढ़ा है, ठीक है, उसके अंदर जो है कुछ टाइम पहले पैसा बढ़ा है इस बड़ा लॉकडाउन के है। पीरियड में। अब बताइए हम्म आपको इससे क्या लगता है कि ब्लैक मनी जनरेट हुआ ज्यादा, है ना, क्योंकि स्विस बैंक तो फेमस ही जो है मतलब ब्लैक मनी के लिए हाँ है ना। तो आपको लोग को ये लगता है कि जो है स्विस बैंक के अंदर ज्यादातर पैसा जो है लोगों का जो बड़ा है वो सबका सब ब्लैक मनी है, बट असल में ऐसी बात नहीं है कि जो स्विस बैंक के अंदर इतने पैसे लोग के होते हैं सबके सब ब्लैक मनी होते हैं। इंडियन का अगर कोई पैसा स्विस बैंक के अंदर तो ब्लैक मनी ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है ना। और हाँ इवन इंडियन गवर्नमेंट ने भी इस बात को कोट करा है कि फंड राइज हुआ है बट ऑल ऑफ इट इज नॉट ब्लैक मनी, ठीक है। जब तक मैंने ये वाले रेफरेंस नहीं दिया था कि ऑल ऑफ इट इज नॉट ब्लैक मनी, आप लोग के दिमाग में तो यही बात थी कि जो है हमारा क्या हुआ है, हमारा सिर्फ और सिर्फ जो है ब्लैक मनी ही बढ़ा है स्विस बैंक के अंदर, ठीक है। तो हाँ अगर हम रेफरेंस सही ना लें तो हमारा स्टैटिस्टिकल डेटा भी गलत हो सकता है, ठीक है। हाँ बात समझ में आई। एक और यस एग्जांपल सर। देता हूं इसके लिए। मैंने कहा कौन सा ले लें, आप लोग को अभी रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी पता नहीं है, तो हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत छोटा सा एग्जांपल। मैंने कहा जो हाइट है, एवरेज हाइट है बच्चों की, वो 2 फीट 3 इंच है। अब बताइए ये एवरेज हाइट अच्छी है बुरी है? 2 फीट 3 इंच बुरी। बुरी बुरी है। है तुम्हारे हिसाब से आकर्ष? बुरी है। अब मैंने कहा ये एवरेज हाइट है थर्ड क्लास के बच्चों की या सेकंड क्लास के बच्चों की, अब बताओ। अच्छी है। सही। तो वही है, रेफरेंस देना इंपॉर्टेंट है कि रेफरेंस सही होना चाहिए, हाँ ठीक है। तो विदाउट रेफरेंस रिजल्ट में प्रूव टू बी रॉन्ग। In order to हम्म understand the conclusion precisely, it is necessary that the circumstances and the condition under which this conclusion have been drawn are also studied. कि किस बेसिस के अंदर ही ये स्टडी करी गई है। अभी हम स्टडी हाँ करें थर्ड क्लास के बच्चों के ऊपर, पर आपके माइंडसेट में क्या था कि हम तो जो 7th क्लास के या फिर 12th क्लास के बच्चों के ऊपर स्टडी कर रहे हैं, तो आपने कहा कि सर ये तो हाँ बुरी है ना। बट बाद में लगी सेकंड क्लास के बच्चे, तो आपने कहा ठीक है। तो रेफरेंस पता हाँ होना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट इज कैन बी यूज्ड ओनली बाय एक्सपर्ट्स। नेक्स्ट पॉइंट यही है, 6th पॉइंट, कि जो स्टैटिस्टिकल टूल्स हैं, स्टैटिस्टिक्स सिर्फ और सिर्फ एक्सपर्ट्स यूज कर सकते हैं, जो पर्सन इसके बारे में नहीं पढ़ा हुआ है वो यूज नहीं कर सकता है। और प्रोन टू मिसयूज, इसका जो है गलत तरीके से यूज भी करा जा सकता किया जा है, सकता है। ठीक है हाँ ना। एक तो एक जो है प्राइम मिनिस्टर थे, शायद अमेरिका के थे, कहाँ के थे, उन्होंने कहा था देयर आर 3 टाइप ऑफ जो है लाइज। फर्स्ट इज लाई, सेकंड इज डैम लाई, एंड थर्ड इज स्टैटिस्टिक्स। आप चाहे गूगल पे कोड करके देख लीजिए, आपको मिल जाएगा कि जो है स्टैटिस्टिक्स को भी उन्होंने लाई की कैटेगरी में डाला। मतलब एक होता है लाई, एक झूठ, एक उससे बड़ा झूठ, और सबसे बड़ा झूठ स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। अब देखिए वो कैसे। Misuse of statistics is very common. Statistics may be used to support a pre-drawn conclusion even when it's absolutely false. कि हमने थोड़ा बहुत जो है आंकड़ों के अंदर थोड़ी हेर फेर करी, एवरेज अपने आप बढ़ गया, और जो एवरेज बढ़ गया तो आपने उस एवरेज को कोट कर दिया, बाद में चला कि वो एवरेज गलत था। तो मिसयूज भी बहुत ज्यादा होता है स्टैटिस्टिक्स का, ठीक है। ये हमारे क्या है, हमारे लिमिटेशंस होगा स्टैटिस्टिक्स के। अब जल्दी से फंक्शंस पढ़ते हैं और चैप्टर को खत्म करते हैं, सर बोरिंग हो एक रहा और है। है। प्रोन टू प्रोन टू मिसयूज के बाद कौन सा मिसयूज। है? नहीं अच्छा, ठीक है। यू एक्सपर्ट यूज कर सकते हैं, दूसरी बात उसको मिसयूज करा जाता है, बस, हाँ सही है ठीक सही है।
नेक्स्ट इज फंक्शंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। तो पहली बात, फंक्शन क्या है? क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, कि हमारी जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है उनको एक क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन देते हैं, कि हम कोई भी जो हमारी प्रॉब्लम है उसको नंबर के टर्म्स में एक्सप्रेस कर पाते हैं, जिस वजह से उसका सॉल्यूशन निकाल पाना थोड़ा बहुत ईजी हो जाता है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा है कि हमारी जो जीडीपी है पिछले साल थोड़ी बहुत कॉन्ट्रैक्ट हो गई थी, सिकुड़ गई थी, ठीक है। अब हमने उसको नंबर के टर्म्स में तो पढ़ा। अब जो है जब हमने उसको नंबर की टर्म्स में पढ़ा तो हम कुछ काम कर सकते हैं ताकि हमारी जीडीपी थोड़ी बहुत एक्सपेंड हो जाए, थोड़ी बहुत ग्रो करे, है ना। तो वही है क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, कि हमारी जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है उनका एक क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन हमको स्टैटिस्टिक्स ही देता है। नेक्स्ट, इंटर क्वांटिटेटिव का मतलब? क्वांटिटेटिव मतलब एक्सप्रेशन इन द टर्म्स ऑफ नंबर, क्वांटिटेटिव मतलब इन द टर्म्स ऑफ नंबर, ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट इज इंटरसेक्टोरल एंड इंटरटेम्पोरल एक्सप्रेशन, कंपैरिजन। की जो है हम जो है जब कंपैरिजन करते हैं तब हम अलग अलग सेक्टर्स का भी कर सकते हैं, अलग अलग सेक्टर में कंपैरिजन कर सकते हैं, और हम अलग अलग टेम्पोरल, इंटर टेम्पोरल मतलब जो है मैग्नीट्यूड के टर्म्स में भी कंपैरिजन कर सकते हैं। इसको थोड़ा समझ लो। देखिए, आपको पता है कि हमारे इकोनॉमी के अंदर 3 टाइप्स की जो है इंडस्ट्रीज होती हैं, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री, टर्शियरी इंडस्ट्री, पढ़ी है? हाँ हाँ। यस सर। अब हमारी जो प्राइमरी इंडस्ट्री होती है, सेकेंडरी इंडस्ट्री, टर्शियरी इंडस्ट्री, उसका मान लीजिए हम कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है ना। ये हमारी है प्राइमरी या एग्रीकल्चर, सेकेंडरी, और आपका थर्ड क्या है? सर्विस सेक्टर, टर्शियरी, ठीक है। ये 3 इंडस्ट्री हैं आपकी। अब जो है प्राइमरी सेक्टर के अंदर प्रोडक्शन हुआ है, मान लीजिए 11.5 बिलियन, जो भी आपको यूनिट लगानी, 11.5 लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है। करोड़ लगाना है करोड़ लगा लो, लाख करोड़ लगाना है आपकी मर्जी है। सेकेंडरी सेक्टर के अंदर जो प्रोडक्शन हुआ है वो हुआ है 25, और जो सर्विस सेक्टर के अंदर हुआ है वो हुआ है आपका, सर्विस सेक्टर से ज्यादा कमाता है तो वो हुआ है आपका 37 के आसपास, ठीक है ना। हाँ। अब आपको इसको आपस में कंपेयर करना है कि अब ये बताइए कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा है। प्राइमरी। अरे सबसे ज्यादा प्रोडक्शन 11.5 है वो, 115। अच्छा 11.5 है। हाँ हाँ तो तो प्रोडक्शन कर रहा है हाँ, टर्शरी। मनी का। सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन कर रहा है? टर्शियरी सेक्टर। टर्शरी। तुम क्या कह रहे मानस? नहीं, अगर प्रोडक्शन ऑफ मनी है तो सर्विस सेक्टर, ठीक है। नहीं नहीं, देखो, प्रोडक्शन तुम समझ रहे हो कि सिर्फ और सिर्फ सेकेंडरी सेक्टर प्रोडक्शन करता है, वही वाली तो बात है। तो आप यहाँ पे गलत हैं। अभी जो हम काम कर रहे हैं ना वो भी प्रोडक्शन है इकोनॉमिक्स के टर्म्स में, ठीक है। और प्रोडक्शन जो है, आपको चैप्टर प्रोडक्शन फंक्शन उसमें आराम से समझ लेंगे, बट अभी ये बात समझ लो कि तीनों प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है। मनी का हो चाहे किसी चीज का हो, बट प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है। डोंट मिक्स मैन्युफैक्चरिंग विद प्रोडक्शन, ठीक है। हाँ, तो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन कर रहा है? सर्विस सेक्टर। जब हमने ऐसा कंपैरिजन करा तो ये हो गया इंटरसेक्टोरल, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि सेकेंडरी सेक्टर और सर्विस सेक्टर के बीच में जो डिफरेंस है वो कितने यूनिट्स का है? तो 25 और 37 कितना हो गया? 12। 12। जब मैंने 12 निकाला तो ये हो गया इंटरटेम्पोरल, कि उनके बीच में आपस में मैग्नीट्यूड का कितना फर्क है, मैग्नीट्यूड मतलब नंबर्स का कितना फर्क है दोनों का आपस में, हाँ ठीक है। दैट इज इंटर टेम्पोरल। हाँ बात समझ में आ गई? हाँ। यस। ठीक है। तो वही है, इंटरसेक्टोरल का मतलब होता है कि जब जो है आप क्वांटिटेटिव डेटा को जो है अलग अलग सेक्टर्स में कंपेयर करते हो, और जब उसके बाद जब आप नंबर्स में कंपेयर करते हो तो वो होता है इंटर टेम्पोरल, मैग्नीट्यूड के अंदर कि जो है कितना यूनिट्स का फर्क आया है, राइट। हाँ। देखिए इंटर टेम्पोरल पढ़ लो एक बार, आखिरी से 4th लाइन है। इंटर टेम्पोरल कंपैरिजन मींस अंडरस्टैंडिंग द चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम ओवर टाइम। This could mean making comparison over different plans, periods of the rural and urban unemployment. कि हमने जैसे जो rural और urban unemployment को पढ़ा in the terms of numbers, right? Next is working out a cause and effect relationship. हमारा जो है economics हमको help करता है in the working out of cause and effect relationship. कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप मतलब कि हमको अगर एनालिसिस ऑफ डेटा करना है, एनालिसिस ऑफ के बाद जो इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा करना है,
इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा करते समय ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा काम आती है, ठीक है। जैसे हमारा जो है, मान लीजिए लोगों की इनकम गिर गई, ठीक है, हमारे जो है देश के अंदर जो लोगों की पर कैपिटा इनकम थी या फिर जो टोटल इनकम थी, नेशनल इनकम थी, वो क्या हो गई, वो ऊपर से गिर नीचे गिर गई। गई, ठीक है। ये क्या है, हाँ हमारी नेशनल इनकम, इनकम। ठीक है। ये क्या है, इफेक्ट है। हाँ ये क्या है हमारा इफेक्ट। effective। और इससे कुछ टाइम पहले ही हम पढ़कर आए हैं, या फिर हम जब डेटा का एनालिसिस कर रहे थे तो हमने देखा था कि हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाई है। अनएम्प्लॉयमेंट हाँ रेट ये क्या है, हाई है। ये हाई है। तो ये हाँ बताइए, ये कॉज है, इसकी वजह से ये इफेक्ट है। हम्म। तो आपका एक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बन गया, ठीक है। तो हाँ हमको जो है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को समझने के लिए हमारा जो है स्टैटिस्टिक्स बहुत ज़्यादा काम करती है, ठीक है, हेल्प करती है। नेक्स्ट, कंस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरीज एंड इकोनॉमिक मॉडल्स। हमारे दूसरे अलग अलग इकोनॉमिक थ्योरीज, इकोनॉमिक मॉडल्स जो है इसी के बेसिस पर बनते हैं, स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पर ही बनते हैं, राइट। जैसे हमारी एक थ्योरी आपने पढ़ी है अभी तक, पीपीसी की थ्योरी। तो पीपीसी की थ्योरी भी पहले जो है कुछ स्टैटिस्टिकल मॉडल, मतलब जो है स्टैटिस्टिकल डेटा आया तो उसके बेसिस पर ही पीपीसी की थ्योरी बनाई गई है, ठीक है ना। तो हमारा थ्योरीज और मॉडल्स को जो है बनाने के लिए स्टैटिस्टिक्स हेल्प करती है। और इकोनॉमिक फोरकास्टिंग, इकोनॉमिकल फोरकास्टिंग में भी हेल्प करती है कि हमको अगर एक फोरकास्ट करना है कि इंडिया की जीडीपी अगले साल इतनी रहेगी, तो स्टैटिस्टिक्स के बेस पर ही आप वो कर सकते हैं, ठीक है। हमारी पॉलिसीज बनाने में हेल्प करता है जो है स्टैटिस्टिक्स, कि हम लोग अगर बात करते हैं कि हम दुनिया के, मतलब देश के 125 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगवाएंगे, तो हमारे पास जो 125 करोड़ का जो नंबर आया वो भी जो है सेंसस से ही तो आया, राइट, कि हाँ देश के अंदर इतने लोग हैं। तो स्टैटिस्टिक्स की वजह से पॉलिसी फॉर्मुलेशन के अंदर हेल्प होती है। इवन अगर गवर्नमेंट जो है जो भी स्कीम्स लॉन्च करती है उसमें स्टैटिस्टिक्स का बहुत बड़ा रोल होता है, आपको अगर पता ना हो तो। हमारा जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, हमारा जो है स्टैटिस्टिक्स जो है कैसे काम करता है कि, ये आवाज कैसी हो रही है, हाँ आ जाए इधर, दोनों हैं, हाँ मानस नहीं है शायद, सर हूँ मैं। हो, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स कैसे काम करता है, एक जो है गवर्नमेंट की स्कीम आई है कि वो गरीब लोगों को जो है राशन देती है, या फिर गरीब लोगों को जो है गेहूं अनाज वगैरह वो सब प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। अब गवर्नमेंट जब जो है फूड ग्रेन्स प्रोक्योर करती है, तो गवर्नमेंट को ये पता होना चाहिए ना कि हम लोग को कितने लोगों को जो है फीड करना है, कितने लोग के लिए फूड ग्रेन्स हम एक्वायर कर रहे हैं, हाँ कितने लोग के लिए खरीद रहे हैं। अब वो नंबर कहाँ से आता है, वो स्टैटिस्टिक्स निकाल के देते हैं कि हमारे पास जो पूरा डेटा है कि जो इतने लोग गरीब हैं और इतने लोग को जरूरत है, इतने लोग के राशन कार्ड बने हुए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो क्या करती है, प्रोक्योर करती है, राइट। तो जो है पॉलिसीज फॉर्मुलेट करने के लिए गवर्नमेंट की जितनी पॉलिसीज होती हैं वो बनाने के लिए हेल्पफुल होते हैं आपके स्टैटिस्टिकल डेटा। और इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम, इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम की बात चलो कर ही लेते हैं। इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम थोड़ा डिस्कशन वाला पॉइंट है, पहले बात करते हैं इक्विलिब्रियम की, क्योंकि इक्विलिब्रियम आपके में आने वाला है, आपको पढ़ना तो है ही इसी साल, ठीक है। इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। तो आज से पहले वाला शब्द सुना इक्विलिब्रियम, हाँ या ना, ना तुमने मानस नहीं सुना है। तो देखो इक्विलिब्रियम होता क्या है, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है अ पॉइंट ऑफ नो डेविएशन, अ पॉइंट ऑफ नो डेविएशन, एक ऐसा पॉइंट जहां से कोई भी पर्सन दूर नहीं जाना चाहता है और हर एक पर्सन उस पॉइंट के पास आना चाहता है, बट वो प्रैक्टिकली कभी आ नहीं पाता है, ठीक है। वो पॉइंट प्रॉफिट है ना, वो पॉइंट मतलब नहीं नहीं नहीं, प्रॉफिट। हर किसी के लिए प्रॉफिट नहीं होता है, ठीक है ना। तो वो पॉइंट तक जो है वो पर्सन आ नहीं पाता है, ठीक है ना। तो वो क्या है आपका इक्विलिब्रियम है, हर कोई उस पॉइंट के पास पहुंचना चाहता है, और वो पॉइंट है जहां से जो है वो कहीं नहीं जाना चाहता है, दैट इज पॉइंट ऑफ नो डेविएशन, दैट इज इक्विलिब्रियम, ठीक है। या फिर एक ऐसा पॉइंट जहां पे सब कुछ आप कह सकते हो ऑल इज इन बैलेंस, जहां पे सब कुछ क्या है, बैलेंस। बैलेंस में है। एग्जाम्पल देते हैं, इमेजिन करिए ठंडों का समय है, ठीक है,
और ठंडे के मतलब बिल्कुल जो वाले होते हैं ना, बिल्कुल सर्दी बहुत ज़्यादा ठंडे वाले दिन होते हैं जब आपका रजाई से निकलने का मन नहीं करता है, ठीक है, तो जो है आप ठंडों का समय है, बिल्कुल कंबल ओढ़ के रजाई ओढ़ के लेटे हुए हैं, ठीक है, और जो है उसके अंदर बैठ के जो है हेडफोन लगा रखे हैं और अपने गाने सुन रहे हैं आराम से, ठीक है, और आपकी मम्मी आवाज़ लगाती हैं कि जो है बेटा उठ के आपके लिए कॉफ़ी बना रही थी, बेटा कॉफ़ी ले लो। 99% बच्चे कहेंगे कि जो है मैं नहीं आ रहा, आप आगे प्लीज दे दो, हाँ या ना, ठीक है। सो वो एक तरीके से आपका इक्विलिब्रियम है, एक वो पॉइंट जहां पे आप बिल्कुल बैलेंस सिचुएशन में हो, आप जो है वहां से हिलकर कहीं पे नहीं जाना चाहते, वो आपका इक्विलिब्रियम है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम की, कि कोई भी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में कब होती है, कि इकोनॉमी ऐसे पॉइंट पर कब पहुंचती है कि वो टोटली बैलेंस्ड है और उस पॉइंट से वो जो है जाना नहीं चाहती है कहीं पे, इकोनॉमी हमेशा उस पॉइंट की तरफ पहुंचना चाहती है, बट जो है उस पॉइंट से कहीं और जाना नहीं चाहती है, राइट, वो है इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। अब जो है उस तक पहुंचने के लिए, इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम तक पहुंचने के लिए भी हमारा स्टैटिस्टिक जो है हेल्प करता है, ठीक है, इतनी समझ में आ गई। अब कैसे हेल्प करता है ये वाली बात और समझ लेते हैं। देखिए, जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं कि इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में कब होता है, तो छोटा छोटा आप समझ लीजिए, 12th क्लास में डिटेल में पढ़ोगे, बट अभी समझ लो छोटा, कि इकोनॉमी इक्विलिब्रियम तब मानी जाती है जब देश के अंदर जितना प्रोडक्शन हो रहा है उतनी ही देश के अंदर डिमांड है। जितना देश के अंदर प्रोडक्शन हो रहा है, मतलब जितनी सप्लाई है उतनी ही क्या है देश के अंदर डिमांड है, कि जो प्रोड्यूसर जितना सामान बना रहा है वो सबका सब सामान बिक जाए, या फिर जितना सामान लोग मांग रहे हैं सिर्फ उतना ही बना रहे हैं, ठीक है, दोनों बातें वाइस वर्सा। तो वो क्या है, इकोनॉमी उस समय क्या है, इक्विलिब्रियम में कहलाती है। अब स्टैटिस्टिक्स उसमें कैसे हेल्प करता है, हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, हमारे लोगों की डिमांड कितनी है, उसका अकॉर्डिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, वो सब कुछ हमारे को डेटा कौन प्रोवाइड करवाएगा, स्टैटिस्टिक्स। हाँ, कि जो है हमारे लोगों की इनकम इतनी है तो वो इतनी डिमांड करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो है इतनी जो है हमको प्रोडक्शन करना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा, इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, और वो इक्विलिब्रियम का पॉइंट कैसे आएगा, सप्लाई कितनी होनी चाहिए वो डिटरमाइन करेगा हमारा स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो देखो क्या लिखा हुआ है, it is a state, what is equilibrium, economic equilibrium, it is a state of balance for the producer or the consumer where the producer finds that his profit is maximum or where consumer finds his satisfaction is maximum, कि जो प्रोड्यूसर के लिए है उसका प्रॉफिट मैक्सिमम है और कंज्यूमर के लिए है वो सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम है, मतलब जो है हमारी डिमांड और सप्लाई क्या है उस पॉइंट पर बराबर है, ठीक है। और it is through the use of statistical method that economists have evolved some eco fundamentals telling us how profits of the producer are maximized and how consumers get maximum satisfaction, ठीक है। वो सारे मॉडल्स जो हैं हम पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत आप क्लास 11 में पढ़ोगे, बाकी सब पढ़ोगे क्लास 12 में, ठीक है। इसी के साथ हमारा पहला चैप्टर खत्म है स्टैटिस्टिक्स का, ठीक है। कल हम कलेक्शन ऑफ डेटा पढ़ेंगे, इसी का चैप्टर, उसमें थोड़ा बहुत काम की चीजें हैं, अभी तक तो सब बोरिंग ही था, ठीक है। मिलते हैं कल। थैंक यू। थैंक यू।